अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। टाइटल से आपने देख ही लिया होगा कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एटॉमिक रेडियस और उसके ट्रेंड्स के बारे में, या उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पूरी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्योंकि यहाँ से चैप्टर का दूसरा पार्ट, जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली, अब हम पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ते हैं या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम बोलते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को ना जो एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो। ठीक है, एक टाइम इंटरवल के बाद क्या हो, रिपीटिशन शो करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेडियस की, एटॉमिक रेडियस हो गई, या फिर कोई भी और प्रॉपर्टी जैसे मान ली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, तो सब में एक पैटर्न होता है और एक पीरियड एक टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद उस प्रॉपर्टी में रिपीटिशन आता है। ठीक है ना। या हम कहें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, रिलेटेड होती हैं किससे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से। ठीक है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड टू क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं एलिमेंट्स को, तो उनमें भी प्रॉपर्टी का रिपीटिशन आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। सिंपल बात की जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल के बाद हमारा प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और इसमें जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि क्या होती है। एक सिंपल सा टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि एटॉमिक रेडियस का मतलब किसी एटम की रेडियस, या फिर और टेक्निकल बात करें तो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो सबसे बाहर हो, इस न्यूक्लियस से और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सिंपल भाषा में समझें तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो ये जूनियर क्लासेस की डेफिनेशन है। अब हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम्स में एज अ वेव बिहेव करता है। ठीक है ना, मोस्टली एज अ कैसे बिहेव करता है, वेव बिहेव करता है। तो अब जब वेव फॉर्म होगा किसी भी उसमें, तो सपोज कर ली तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चल रहा होगा ना, वेव नेचर दिखा रहा होगा, तो ठीक है, तो वेव फॉर्म में होगा तो इसका रेडियस डिटरमाइन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनीशन ये देते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी है, वहाँ से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जो साई स्क्वायर हमने पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, कि यहाँ इसका मतलब होता है यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के होने की, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि हमारा न्यूक्लियस है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो ये और ये बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम कहें कि इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे होंगे कि एटम की एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री हो गई। ठीक है ना, जैसे मान लिया हमने कहा कि ये भी डिस्टेंस लिया, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी तो ये एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री बन जाएगी एटम की। लेकिन ऐसा होता नहीं, एटम की एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री या एक डिफाइंड, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। इसीलिए हम रेडियस को डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि हम उसको कैलकुलेट करते हैं कैसे, जब वो क्या हो, किसी चीज़ से कंबाइंड फॉर्म में हो। ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म में हो, ठीक है, या इंटरैक्टेड फॉर्म में, या इंटरैक्शन फॉर्म में हो। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई ए एटम है, वो ये, और दूसरा हमारे पास ये बी एटम है। अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना कंबाइंड फॉर्म में, इस तरह से हम रिलेशन निकाल के रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कंबाइंड फॉर्म में या इंटरैक्टेड फॉर्म में हम रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास टोटल 4 तरह की रेडियसेस आती हैं। ठीक है ना, हमारे पास टोटल कितने टाइप्स की आती हैं, 4 तरह की। ठीक है, इनमें से कुछ के बारे में आप जानते भी होंगे, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है मेटेलिक रेडियस। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारा वांडर वॉल रेडियस। ठीक है, वांडर वॉल रेडियस। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा आयोनिक रेडियस। ठीक है, अब ये रेडियस कैसे 4 टाइप में डिफाइंड हुई, मतलब क्यों अलग अलग हुई, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कोवेलेंट रेडियस का हम डिस्कशन तब करते हैं ना, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल
सॉरी एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइंड होता है, तो ऐसी जगह पर हम कोवेलेंट रेडियस को कंसीडरेशन में लाते हैं। ठीक है, मेटेलिक रेडियस में दोनों चीज़ें क्या हों, मेटल मेटल हों। ठीक है, मतलब दोनों जो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं या एटम जो कंबाइन हुआ है वो क्या हो रहा हो, मेटल हो। ठीक है, आयोनिक की बात करें तो एक हमारे पास मेटल होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटल होगा। ठीक है, जब ऐसा कोई कंपाउंड मिले, ऐसा कोई कंबाइंड स्टेट मिले, तो इसको हम लोग आयोनिक रेडियस की तरह कैलकुलेट करेंगे। और अगर वान डेर वाल की बात हो तो वान डेर वाल जैसे मान ली कोई एक ए मॉलिक्यूल है, दूसरा बी मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच का अगर इंटरैक्शन हो रहा हो तो इस केस में हम वान डेर वाल रेडियस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस कब कंसीडर होगी, जब एक नॉन मेटल होगा। मेटेलिक तब कंसीडरेशन में आएगी जब मेटल मेटल होगा। वान डेर वाल रेडियस तब आती है जब हमारा एक दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आयोनिक रेडियस कब आती है, जब एक नॉन मेटल हो और एक मेटल हो। ठीक है, तो इसके बाद अब चलिए सीधे हम चलते हैं वन बाय वन एक एक रेडियस पे। तो सबसे पहली जो हमारे पास रेडियस है वो कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस। ओके, कोवेलेंट रेडियस अभी बताया कोवेलेंट रेडियस किस केस में यूज़ होती है, जब दोनों चीज़ें क्या हों, नॉन मेटल्स हों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ये कोई ए एलिमेंट है, एटम है, दूसरा बी एटम है, दोनों क्या हों, नॉन मेटल। ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट किए तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, तभी तो कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में दोनों क्या हों, नॉन मेटल हों। ठीक है, जब दोनों नॉन मेटल हैं तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, तो आर कोवेलेंट जो होता है यानी कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बिटवीन, इसको ए न्यूक्लियस मान लेते हैं, इसको बी न्यूक्लियस, तो ए और बी न्यूक्लियस के बीच का हाफ कहलाता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास एक ये सपोज कर लेते हैं ये एक हाइड्रोजन का एटम है। ओके, और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है जो इससे कंबाइन है, यानी ये H2 मॉलिक्यूल है। ठीक, यहाँ उसका न्यूक्लियस, यहाँ उसका न्यूक्लियस, दोनों बीच न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस अपॉन 2 जो होगी क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। तो इसको हम लोग डी मान लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करेंगे इसकी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, D/2। ठीक है ना, ये हो जाता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये किस केस में कैलकुलेट की जाती है, जब दोनों चीज़ें क्या हों, नॉन मेटल्स हों, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस बन रहा है ना, इसको कभी कभी कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। कभी कभी क्या, ये दोनों जब आपस में बॉन्ड बना लिए तो यही तो बॉन्ड हो गया इनका, यहाँ से मतलब इस जगह से इस जगह के बीच की डिस्टेंस जो होती है क्या होती है, बॉन्ड लेंथ भी कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग आर कोवेलेंट को यानी कोवेलेंट रेडियस को बॉन्ड लेंथ का हाफ भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, यानी बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के बारे में अभी फर्दर और हम डिस्कशन करेंगे आगे चैप्टर में जब बढ़ेंगे तो। ठीक, तो हम कोवेलेंट रेडियस को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट रेडियस में कुछ कंडीशन बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, कुछ कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। अच्छा, एक वर्ड इस्तेमाल किया हमने जिसका नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिव होना। देखिए अभी सिंपली इसको समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इस पर ये भी एक तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके ऊपर हम आगे लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए हमारे पास एक ए एटम है, दूसरा बी एटम है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, नियरली सेम है। ठीक है, तो जब सेम होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो यहाँ पर जब हम कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सीधे सीधे दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन 2, इस तरह से हमको कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास किसी एक की, सपोज कर लेते हैं इस केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए की बी से ज़्यादा है, तो इस केस में जो इंटरैक्शन होगा ए और बी के बीच में, जो इंटरैक्शन होगा वो कुछ ज़्यादा ही ओवरलैप हो जाएगा, यानी उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाएंगे ए की तरफ। ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम कैलकुलेट करते हैं जो कोवेलेंट रेडियस, उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जो कि है क्या, ए बी, मतलब रेडियस बिटवीन ए बी। ठीक है ना, यानी इस मॉलिक्यूल की जो रेडियस होगी इसको ए बी की बजाय हम अगर ऐसे लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा कि इस मॉलिक्यूल में या इस वाले कंडीशन में हम जब कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, यानी ए जो भी चीज़ है, जो भी एटम है उसका रेडियस, और बी जो भी एटम है उसका रेडियस, माइनस 0.9
चाई ए माइनस चाई बी, ठीक है। अब ये एक रिलेशन है, ऑलरेडी डिफाइंड रिलेशन है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये जो चाई ए है, दिस इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए एंड चाई बी इज़ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अगर सेम है तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, डिफरेंट है तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो हमको ध्यान रखना होगा कंडीशन क्या दी हुई है, ठीक है ना। बाय द वे अगर कैलकुलेशन में आता है तो हमको ध्यान रखना होगा कि क्या कंडीशन है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है या इक्वल है तो आर कोवेलेंट इज इक्वल्स टू डी ए बी अपॉन टू, और अगर डिफरेंट है तो नीचे ये जो फार्मूला गिवन है इसके ऊपर हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे आता है जो दूसरा हमारी रेडियस थी, वो थी मेटालिक रेडियस, ओके। जो मेटालिक रेडियस होती है वो दो मेटल के बीच की रेडियस को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेटालिक रेडियस, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये कोई ए मेटल हुआ, ये हमारा दूसरा कोई बी मेटल हुआ, ठीक है ना। दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं डी ए बी। तो इस केस में अगर हम मेटालिक रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेम वही डी ए बी अपॉन टू, ठीक है। मेटालिक रेडियस इस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। माने दो मेटल्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, मेटल्स होने चाहिए। दो मेटल्स के बीच में अगर इंटरेक्शन इस तरह से हो रहा है या कॉम्बिनेशन है तो हम उनके बीच के डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मेटालिक रेडियस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। ये दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ठीक है, हमारा क्या हो जाता है, मेटालिक रेडियस हो जाता है, ओके। अब तीसरी जो हमारे पास थी वो क्या थी, वान डर वाल रेडियस, ठीक है ना। वान डर वाल रेडियस के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको। देखिए वान डर वाल रेडियस जो होती है ये ऐसे चीज़ों में कैलकुलेट की जाती है उस केस में जब हमको मॉलिक्यूल्स गिवन हो। सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल क्या है, बी है। यहाँ पर इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं डी ए बी, ठीक। इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो हो जाएगा हमारा वान डर वाल रेडियस, ठीक है ना। इस डिस्टेंस का हाफ हमारा क्या हो जाता है, वान डर वाल रेडियस। बस ध्यान रखना होता है यहाँ पे जो ए है ये एटम नहीं, इस बार ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये दोनों क्या हैं, मॉलिक्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो हमारे पास सपोज़ कर लीजिए ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये कहीं दूसरी जगह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक दूसरे से इंटरेक्शन है भाई, देखिए दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल हैं तो कुछ ना कुछ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा ही, ठीक है। तो सपोज़ कर लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम इमेजिन कर लेते हैं डी H2, ठीक है। ये H2 और ये H2 के बीच की डिस्टेंस, तो इस केस में जो वान डर वाल रेडियस हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, DH2 अपॉन टू, मतलब बेसिकली जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके अपॉन हाफ कर देंगे, ठीक है। उसको हाफ कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वान डर वाल रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस और वान डर वाल रेडियस में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमको कोवेलेंट रेडियस जो होती है ना ये छोटी होती है कंपैरिजन टू वान डर वाल रेडियस। इसको याद कर रखना पड़ेगा, ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो स्मॉलर देन वान डर वाल रेडियस होती है। इसका रीज़न ये है कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है ना, जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो टू एटम्स के बीच की बात हो रही होती है, ठीक है, टू एटम्स के। और जो वान डर वाल होती है वो टू मॉलिक्यूल्स के। तो जब बड़ी चीज़, मॉलिक्यूल बड़ा होता है, जब मॉलिक्यूल की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए वान डर वाल रेडियस हमेशा बड़ी होती है कंपैरिजन टू कोवेलेंट रेडियस, ओके। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो चौथी रेडियस होती है जिसका नाम होता है आयोनिक रेडियस, ठीक है। आयोनिक रेडियस बेसिकली एक अलग से टॉपिक हो जाती है, लेकिन इसमें हम छोटा सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जो ट्रेंड हमारा एटॉमिक रेडियाई के लिए होता है ना, वही सेम इसके लिए भी होता है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं आयोनिक रेडियस क्या होती है। देखिए आयंस बनते कैसे हैं, पहले हम उसको समझना पड़ेगा। हमने बताया कि आयोनिक रेडियस उस केस में कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर एक मेटल हो और दूसरा क्या हो, नॉन मेटल हो, ठीक है। तो मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है। हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है, ठीक है ना। मतलब जैसे सपोज कर लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये जो बना ये क्या हुआ, कैट आयन हुआ, ठीक है। और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि हम वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो हम इसको एन से मान लेते हैं, ठीक है।
इसने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस का, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, तीनों का मतलब अगर हम कैटायन, ठीक है, इसके बाद फिर एटम और एनायन को कंपैरिजन करें, तो हम नोटिस करेंगे कि एनायन की रेडियस सबसे ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एटम, एटम से छोटी होती है किसकी, कैटायन की। ये एक ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है ना, रेडियस के लिए। मतलब अगर हम बात करें एनायनिक रेडियस तो वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा, एटॉमिक रेडियस उससे कम, फिर कैटायनिक रेडियस उससे कम। ऐसा क्यों होता है, इसको समझना पड़ेगा। कैसे, जैसे सपोज़ करिए कि हमारे पास एक कोई एलिमेंट है, कोई एक एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं फिल किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मान लो फिल हुए हैं पूरे टोटल, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं। अब कैटायन का फॉर्मेशन होता है जब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकल जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये स्लाइटली क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में कैटायन की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। नॉर्मल एटम की बात करें तो वो यहीं रहेगा, तो उसकी रेडियस जो होगी एज़ यूजुअल पहले जैसी होगी। फिर एनायन की बात करें तो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से साइज़ का क्या होता है, सॉरी, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी साइज़ थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो कैटायनिक रेडियस जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम, देन फिर एटॉमिक रेडियस, देन उसके बाद एनायनिक रेडियस, ठीक है ना। तो ये था हमारा चारों टाइप का रेडियस। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हैं ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड्स की बात। अब ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, ट्रेंड्स का मतलब कि जैसे एक फैशन चलता है ना, एक ट्रेंड चलता है कि ये मशहूर हो गया, वो मशहूर, उस तरह से वैसे ही एलिमेंट्स में भी कुछ ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हैं, तो हम एटॉमिक रेडियस के बारे में समझते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल में ना दो तरह से ट्रेंड कैलकुलेट किया जाता है। पहला होता है एक पीरियड के अकॉर्डिंग, दूसरा होता है ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पीरियड का मतलब हम लेफ़्ट टू राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल जाएंगे, ग्रुप्स का मतलब टॉप से बॉटम की तरफ हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, ठीक है। लेफ़्ट से राइट इधर, टॉप से बॉटम इधर, इस तरफ जाएंगे तो अलॉन्ग द पीरियड बात होगी, नीचे जाएंगे तो हम अलॉन्ग द ग्रुप्स बात होती है। तो दो तरह से ट्रेंड फॉलो होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की अगर हम अकॉर्डिंग टू पीरियड देखें तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सेकंड पीरियड का, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। अगर हम इधर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम क्या क्या नोटिस करेंगे, इसको हमको समझना पड़ेगा। देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4, इसका 5, 6, देन 7, देन 8, देन 9। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी Z जो हो रहा है क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। Z एटॉमिक नंबर होता है, हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो भाई न्यूक्लियस पे चार्ज भी बढ़ेगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस पे चार्ज को जो बोला था उसको बोला था न्यूक्लियर चार्ज, ओके। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ करेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जो हमारे जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इस तरह से यहाँ पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, दोनों के बीच में बढ़ती जाएगी। तो ऐसे केस में एटॉमिक रेडियस जो होती है वो क्या होती है, घटने लगती है, ठीक है। तो अगर हम जनरली बात करें, ठीक, तो एटॉमिक रेडियस जो होगी वो डिक्रीज़ करेगी कब, जब हम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड चलेंगे, ठीक है ना। यानी लिथियम से फ्लोरीन की तरफ चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेडियस घटती हुई दिखाई देगी, ठीक। यही चीज़ जस्ट इसका अपोजिट होगा अगर हम मान लीजिए ग्रुप्स में चलते हैं, ठीक है। ग्रुप्स की बात करें यानी टॉप से बॉटम की तरफ आएँ, तो जब हम ग्रुप्स में ट्रेंड देखते हैं तो जैसे कि हम ग्रुप ले लेते हैं, हमारे पास होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो हमको क्या पता चलता है, देखिए ये पीरियड नंबर फर्स्ट का है, ये पीरियड नंबर सेकंड का है, ये पीरियड नंबर थर्ड का है, ये हमारा पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है, ये पीरियड नंबर 5 का है, पीरियड नंबर 6 का है, पीरियड नंबर 7 का है, लेकिन ग्रुप्स इनका सबका 1 ही है, ठीक है। तो जब हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो पीरियड चेंज हो रही है। पीरियड चेंज कब होती है, पीरियड चेंज होने का मतलब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन में शेल एक ही होगा। लिथियम की बात करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 शेल,
ऐसे सोडियम की बात करें तो हमको कितने शेल्स मिलेंगे, 3 शेल्स मिलेंगे, ठीक है, यानी कि n बढ़ रहा है। n इज़ व्हाट, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि इनिशियली जो था पहले इतना नज़दीक था, फिर दूसरे केस में क्या हुआ कि ये हमारा न्यूक्लियस तो थोड़ा सा दूर हुआ, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, ऑब्वियस सी बात है। देन अगेन इसी तरह से तीसरे पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होगी, अपने आप इंक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है ना। अब ये सब जो ट्रेंड है ये सब कुछ फॉलो होता है सब पे, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई भी ग्रुप की बात करें, किसी भी पीरियड की बात करें तो यही होता है। अगर हम अलॉन्ग द पीरियड चल रहे हों, यानी पीरियड फर्स्ट में लेफ्ट से राइट जा रहे हों, तो हमको रेडियस पीरियड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में हमको एटॉमिक रेडियस घटती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर टॉप से बॉटम आ रहे हैं यानी अलॉन्ग द ग्रुप चल रहे होंगे तो हमको क्या मिलेगा, पीरियड चेंज होती रहेगी, यानी शेल्स चेंज होते रहेंगे, और जब शेल चेंज हो रहा है यानी शेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा जनरल ट्रेंड, ठीक है ना। लेकिन इसमें अब कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं और क्वेश्चन बहुत सारे एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं, इसलिए एक्सेप्शनल केसेस देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। एक्सेप्शनल केसेस की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो एक्सेप्शनल केस मिलता है वो हमको पीरियड फर्स्ट में ही मिल जाता है। जैसे हम हाइड्रोजन और हीलियम, पीरियड फर्स्ट में यही 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा सर कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज़ करती है, ठीक है ना। लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, सही बात है, ठीक है, हमने ये पढ़ा। लेकिन जब हम पीरियड फर्स्ट में हाइड्रोजन और हीलियम को कंपेयर करते हैं तो हम एक्सपेक्टेड जो रहता है वो ये था कि हाइड्रोजन की क्या होगी, ज़्यादा होगी हीलियम से। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में हीलियम की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो उसका रीज़न क्या बना, देखिए हमने अभी पीछे उसमें पढ़ा कोवेलेंट रेडियस जो होती है क्या होती है, छोटी होती है वान डेर वाल रेडियस से। अब हीलियम जो है ना ये मोनो एटॉमिक गैस है, मतलब ये एक तरह से कम्प्लीटली फिल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जब हम हीलियम में इंटरेक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हम वान डेर वाल रेडियस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे ये हमारा हीलियम का हम इसको कंसीडर करते हैं, इसका कम्प्लीटली फिल होते हैं तो इसको हम मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर करते हैं। तो जब 2 हीलियम को आपस में कंपेयर करेंगे तो हम इनके बीच में जो रेडियस कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी करते हैं, वान डेर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कोवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस रीज़न की वजह से कि हीलियम के पास क्या होती है, वान डेर वाल रेडियस होती है, ठीक है ना, वान डेर वाल रेडियस होती है, इसलिए क्या होता है जो हीलियम की रेडियस होती है वो ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास कोवेलेंट होती है, ठीक है ना, इसलिए। अब यही जो है एक्सेप्शन हम पीरियड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में नोटिस करेंगे, ठीक है, सब में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें पीरियड सेकंड को, तो हमारे पास जो पीरियड सेकंड होती है वो क्या होती है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये कंप्लीट पीरियड हुई, ठीक है। इधर से इधर जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर लिथियम की सबसे छोटी, उसके बाद फिर बेरिलियम, ठीक है, सॉरी लिथियम की सबसे बड़ी, उसके बाद फिर बेरिलियम की, देन फिर बोरॉन की, देन फिर कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर रेडियस घटती जाती है, ठीक। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वह नियॉन की सबसे ज़्यादा होती है, देन उसके बाद फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। फिर से अगेन सेम रीज़न, नियॉन जो होता है मोनो एटॉमिक गैस की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर जो रेडियस कैलकुलेट होती है कौन सी होती है, वान डेर वाल वाली होती है। बाकी जो सारे बचते हैं, बाकी ये सब जो बच रहे हैं इसमें जो हमको मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, कोवेलेंट मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। इनमें कोवेलेंट रेडियस देखी जाती है, इस वजह से ये जो वान डेर वाल रेडियस ज़्यादा होती है कोवेलेंट से, तो इसीलिए जो है हमारा ये ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये था हमारा पीरियड्स में एक्सेप्शनल केस, और ये सारे सेम गोज़ फॉर एवरी पीरियड 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम और एक्सेप्शनल केसेस की बात करें तो हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिलता है एक्सेप्शनल केस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है।
डी ब्लॉक सबको पता है एस और पी के बीच में होता है, ठीक है। डी ब्लॉक के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, छोटी सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बता रखी हैं, तो उसमें आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक जो है इसमें क्या होता है, जैसे हम डी ब्लॉक में हमने लेक्चर में बताया था, उस लेक्चर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पर अगर देखना चाहें तो डी ब्लॉक में एक 4 सीरीज़ होती हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। अभी हम सिर्फ 3D सीरीज़ का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये होता है हमारे पास 3D सीरीज़, ठीक है। अब ये पीरियड नंबर यहाँ पर हम ग्रुप नंबर की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 3 में होते हैं, ये ग्रुप नंबर 4 में, ये ग्रुप नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 होते हैं। ये सारे के सारे किस में है, 4th पीरियड में, ठीक है। ये सारे 5th पीरियड के, 6th के और ये 7th के। तो 4th पीरियड में हम इधर से इधर जा रहे हैं, माने लेफ़्ट टू राइट इस तरफ जा रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, एज़ यूजुअल लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करती है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड ऑर्डर था ये, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हम अगर नोटिस करें तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है ना, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे जो हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम वाला पार्ट है, इसमें जो हमने ट्रेंड पढ़ रखा है, यहाँ तक जो हमने ट्रेंड पढ़ रखा है वही फॉलो होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, घट रही होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घट रही होती है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ से क्रोमियम से कोबाल्ट तक चलते हैं तो हम यहाँ नोटिस करते हैं कि एटॉमिक रेडियस में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज, मतलब नियरली सेम हो रही सारी की सारी एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, नियरली सेम। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ये नियरली सेम हो रही है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी रहती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन होता है, ठीक है ना, वो इक्वल हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है। जितना न्यूक्लियस पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। इस वजह से, ठीक है, जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो और जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से जो इनकी एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, ठीक है ना, वो चेंज नहीं आती, बहुत स्लाइटली चेंज आता है, ठीक है। मतलब इतना चेंज आता है कि हम उसको नो के बराबर मानते हैं, एकदम ना के बराबर, ठीक है ना। 0.0011 का चेंज आएगा तो उसको हम लोग ना के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, इसका रीज़न ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल हो जाता है। फिर अगर हम बात करें इन तीनों में नोटिस किया जाता है भाई लेफ़्ट टू राइट मूव के तो ट्रेंड क्या था, रेडियस बढ़नी चाहिए थी ना, सॉरी डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना ज़्यादा होने लगता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, इसलिए यहाँ पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इतना ज़्यादा होने लगता है कि इतने दूर दूर भागने लगते हैं इलेक्ट्रॉन कि उनमें न्यूक्लियर चार्ज पे डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर जो है 3D8, 3D10 और 3D10 इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं। ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से रिपल्शन एक्सट्रीम हो जाता है। इसी एक्सट्रीम रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारा, छोटा पड़ जाता है उसका इफेक्ट, इसीलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एक्सेप्शनल केस 3D सीरीज़ में। और यही एक्सेप्शनल केस 3D, 4D, 5D और 6D यानी चारों सीरीज़ में, डी ब्लॉक में 4 सीरीज़ होती हैं, चारों सीरीज़ में ये एक्सेप्शन फॉलो होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डी ब्लॉक का एक्सेप्शनल केस। अब डी ब्लॉक में एक और एक्सेप्शन होता है, ठीक है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये क्लास 12th का ही पार्ट है, ठीक है। क्लास 12th में आपको पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक में, तो इस वीडियो में उसको हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक छोटी छोटी सी बात इसमें समझा देते हैं कि जब डी में इलेक्ट्रॉन जो हमारा 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ है, जब उनको टॉप से बॉटम में कंपैरिजन करते हैं ना
यानी कि अगर हम यहाँ से डाउन द ग्रुप में कंपैरिजन करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे शेल्स बढ़ने के बाद भी, जैसे स्कैंडियम के नीचे जैसे HF होता है, ठीक है, फिर इस तरह से करके होता है कई सारे, तो इनमें जो होता है क्या होता है, रेडियस बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हम नोटिस करते हैं इसमें भी रेडियस सेम हो जाती है। उसका रीज़न होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन ये 11th के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, अब जो है इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस है जो कि लास्ट केस है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में। देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती है। उन स्पीशीज़ को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोला जाता है जिनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। देखिए अगर हम कंसीडर कर लें O2 माइनस, ठीक है, और N3 माइनस, F माइनस, एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, इनमें तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तीनों में क्या होते हैं, 10-10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, भाई किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी रेडियस ज़्यादा होगी। तो ऐसे जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का केस आता है ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला टाइप होता है, या कहिए तो शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको अप्लाई करते हैं तो हमको ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात होगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो टेंशन बढ़ जाएगा, अरे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह भी तो सेम होगा। तो ऐसे क्या करेंगे, तो जब हम ऐसा केस आएगा तो हम लिखेंगे क्या, साइज़ ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो होगी, ठीक है ना, साइज़ ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है 1 एटॉमिक नंबर के, ठीक है, 1 एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, यानी कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी कम साइज़ हम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं भाई, ऐसा करते क्यों, क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना जो होगा क्या होगा, हम मतलब हमारे पास अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होगा वो बैलेंस आउट होने लगेगा, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ही साइज़ को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर हमारे पास जो आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का कि O2 माइनस, N3 माइनस और F माइनस में साइज़ किसकी होगी, तो भाई इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका 9 होता है, और फ्लोरीन का ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, और फ्लोरीन का क्या होता है, 9 होता है, ठीक है ना, ठीक है, 7, 8 और 9। तो भाई नाइट्रोजन का 7 है तो इसकी साइज़ जो होगी क्या होगी, सबसे जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसकी साइज़ सबसे बड़ी हो जाएगी। देन इसके बाद किसकी होगी, ऑक्सीजन की, देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन की, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज़ उसकी छोटी हो जाएगी। किस केस में, जब हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो ये याद रखना होगा कि ऐसे जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की साइज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इन्वर्सली डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर, किसके बारे में, एटॉमिक रेडियस और उसके ट्रेंड्स के बारे में, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इनके ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू।